नमस्कार, कन्नला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पनवेल के पुलिस कर्मियों के घरों के पुनर्निर्माण का मुद्दा विधायक विवेक पाटिल ने कपास सूचना द्वारा सदन में किया उपस्थित। शिरवली एवं नेरी ग्राम पंचायत पर शेका पक्ष का दबदबा। शिरवली ग्राम पंचायत की सरपंच बनी महादीबाई वरा तो नेरी ग्राम पंचायत के सरपंच बने दशरथ बामुगड़े। प्राकृतिक छठी के आकर्षण में 2 युवक की हुई मौत, शव की तलाश जारी। विधानमंडल के वर्षाकालीन अधिवेशन सत्र में विधायक विवेक पाटिल ने सार्वजनिक निर्माण से जुड़ी कपात सूचना प्रस्तुत की। इस कपात सूचना के जरिए पनवेल शहर में पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए घरों के वर्तमान स्थिति का मुद्दा उपस्थित कर आधुनिक तरीके से निर्माण किए जाने की मांग विधायक विवेक पाटिल ने की है। विधानमंडल के वर्षाकालीन अधिवेशन सत्र में सरकार ने तकरीबन 3,500 करोड़ रुपयों की सप्लीमेंट्री डिमांड सभागृह पटल पर मंजूरी के लिए रख दी है। इन मांगों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों का भी समावेश है, जिसमें पुलिस कर्मियों के लिए गृह निर्माण संस्थाएं बनाने का प्रावधान किया गया है। विधायक विवेक पाटिल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़ी इन मांगों पर कपात सूचना प्रस्तुत की है। इस कपात सूचना के जरिए विधायक विवेक पाटिल ने मांग की है कि पनवेल शहर में पुलिस कर्मियों के लिए घर बना दिए गए हैं, जो वर्तमान स्थिति में काफी खस्ताहाल हैं और पिछले कई सालों से इन घरों की मरम्मत नहीं की गई है। यहाँ के रहवासी मौत के साए तले जी रहे हैं, लिहाजा इन घरों का आधुनिक तरीके से पुनर्निर्माण किया जाए, ऐसी मांग विधायक विवेक पाटिल ने की है। श्री पाटिल की इस कपात सूचना को विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल ने स्वीकार किया है और आगे की कार्रवाई के लिए सभागृह पटल पर रखा है। शुक्रवार को शिरवली एवं नेरे ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जहां शिरवली ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर महादीबाई बालूवरा की निर्विरोध नियुक्ति की गई। वहीं नेरे ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर दशरथ बामुगड़े विराजमान हुए। नवनिर्वाचित सरपंच को उपस्थित गणमान्यों द्वारा शुभकामनाएं दी गई। शिरवली ग्राम पंचायत के रिक्त सरपंच पद के लिए शुक्रवार को चुनाव संपन्न हुआ, जहां शेका पक्ष की उम्मीदवार महादीबाई बालूवरा निर्विरोध रूप से चुनी गई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सरपंच महादीबाई को शुभकामनाएं देने के लिए पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, पंचायत समिति सदस्य गोमाजी म्हात्रे, रायगढ़ श्रमिक एकता संघ के सचिव प्रकाश म्हात्रे, पूर्व सरपंच पदीबाई निरगुड़ा, महादेव म्हात्रे, अशोक पाटिल आदि गणमान्यों सहित ग्राम पंचायत सदस्य एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल ने नवनिर्वाचित सरपंच महादीबाई वरा को उनके आगामी सफर के लिए शुभकामनाएं दी। शिरवली ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी महादी बालूवरा यांची निवड झाली, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करतोय। मागच्या 2 वर्षापूर्वी पदीबाई यांची पक्षाच्या वतीनं सरपंचपदी निवड झाली होती। त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा स्वखर्चीने दिल्यामुळेच त्यांना आज सरपंचपदी विराजमान होता आलं। खरं तर या ठिकाणी पदीबाई यांचं मनापासून त्यांना धन्यवाद द्यावा लागेल, तर त्यांनी मनाचा मोठेपणा करून आजच्या तारखेला पक्षाचा सहजासहजी राजीनामा देणं फार दुरापस्त झालं आहे, परंतु आरक्षण आदिवासींचं असून सुद्धा त्यांनी मनाचा मोठेपणा केला, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतोय। आज त्या महादीबाई वरा या नवीन आहेत, त्यांना प्रशासनाच्या कामाचा अनुभव नाही आहे, तर आपण सर्वांनी त्या कामात त्यांना लागेल सहकार्य तुम्ही करा। त्या सरपंच जरी तुम्ही असल्या तरी आपण सर्वजण सरपंच आहोत, असं मिळून या विभागाचा विकासाच्या आपल्या ग्रामपंचायतीचा विकास करण्याचा प्रयत्न करा। त्या कामात मान्य आमदार विवेकचंद्र पाटील साहेब, आपले नेते बालूशेठ पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य प्रज्योती म्हात्रे, पंचायत समिती सदस्य गोमाजी म्हात्रे आणि मी स्वतः तुम्हाला लागेल ते सहकार्य या कामात निश्चित करेल आणि मिळालेल्या संधीचं तुम्ही सोनं करा। कुठल्याही प्रकारचं हेवे दावे न करता विकासाच्या कामासाठी तुम्ही आमच्याशी भांडा, अशा अपेक्षा आपल्याकडनं व्यक्त करतोय। मी या ठिकाणी महादीबाई वरा यांना माझ्या आणि पक्षाच्या वतीनं शुभेच्छा देऊन माझे। वहीं शिरवली गांव में नवनिर्वाचित सरपंच महादीबाई वरा के जीत के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान नेरे ग्राम पंचायत के सरपंच पद का चुनाव भी संपन्न हुआ, जहां सरपंच पद पर दशरथ बामुगड़ी की निर्विरोध रूप से नियुक्ति की गई।
जिन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जीतेकर, शेकापक्ष के विभागीय सचिव प्रकाश मस्कर आदि गणमान्यों सहित ग्राम पंचायत सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यूआईडी अर्थात आधार परिचय पत्र वितरण केंद्रों पर हो रही भीड़ को देखते हुए अब जगह जगह आधार परिचय पत्र वितरण केंद्र शुरू किए गए हैं। बृहस्पतिवार को तक्का गांव तथा खारगर स्थित केंद्रीय विहार भवन में शेका पक्ष के प्रयासों से आधार परिचय पत्र वितरण केंद्र शुरू किए गए। यूआईडी अर्थात आधार भारतीय पहचान पत्र वितरण की प्रक्रिया समूचे देश में काफी तेज गति से चल रही है। पनवेल में भी यूआईडी कार्ड वितरण जोर शोर से किया जा रहा है। हालांकि इस वितरण प्रक्रिया में हो रही देरी और आधार केंद्र पर लोगों की भीड़ को देखते हुए पनवेल, नवीन पनवेल, खांदा कॉलोनी आदि जगहों पर आधार परिचय पत्र वितरण केंद्र की शुरुआत की गई है। लेकिन वहां पर भी भीड़ काबू न होने की वजह से अब तक्का गांव में भी लोगों की सहूलियत के लिए आधार केंद्र शुरू किया गया है। बृहस्पतिवार को तक्का स्थित शेकापक्ष कार्यालय में आधार परिचय पत्र वितरण केंद्र शुरू किया गया, जिसके बारे में नगर सेवक सुनील बहिरा ने विस्तृत जानकारी दी। प्रभाग क्रमांक 20 लोकमान्य नगर, प्रभाग क्रमांक 34 का गाव आणि प्रभाग क्रमांक 38 वाली प्रभाग येथील नागरिकांसाठी आधारचं कार्यक्रम आज इथे आम्ही नागरिकांसाठी उपलब्ध केलेला आहे। येथील नागरिकांना आधारचं कार्ड इथेच मिळावं यासाठी माननीय आमदार विवेकानंद पाटील साहेब यांच्या प्रयत्नाने हे कार्यक्रम इथे सुरू करण्यात आलेला आहे। वहीं खारगर स्थित केंद्रीय विहार भवन में भी शेकापक्ष के प्रयासों से आधार परिचय पत्र वितरण केंद्र शुरू किया गया। इस आधार परिचय पत्र वितरण केंद्र के बारे में खारगर पुरोगामी युवा संगठन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुरुनाथ गायकर ने हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी। आपण पाहतात की आज भारत सरकारने जे मान्य केलेले आधारपत्र, या आधारपत्राचे पत्र तर घोषित केले की देण्यासाठी, परंतु जी गैरसोय आज पब्लिकची होत आहे प्रत्येक ठिकाणी आपण पाहत आहे की आधार केंद्राचे फक्त बोर्ड लागले, पण तिथे काय कुठली मशिनरी वगैरे काय अशी सोय नाही। तर ही खारघरमधील रहिवाशांसाठी ही गैरसोय होऊ नये यासाठी आपल्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने मी गुरुनाथ गायकर पालघर ग्रामपंचायत सदस्य असून येथील सर्व खारघर रहिवाशांच्या सोयीसाठी जे आधारपत्राची उपलब्ध करून देण्यासाठी ही जे आपण आधारपत्राचं केंद्र खारघरमधील केंद्रीय विहारमध्ये उपलब्ध करून दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण स्वतः पाहत आहात की येथील रहिवाशांना त्याची रहिवाशांना येथील व्यवस्थितरित्या जे आधार केंद्राची नोंदणीसाठी सोय करून दिलेली आहे आणि त्याचा फायदा येथील रहिवाशांना होत है। 26 जुलाई 2005 का मंजर आज भी लोगों के जहन से उतरा नहीं है। उस मंजर की यादें चिरनेर गांव में बृहस्पतिवार को फिर एक बार जीवित हुई। बृहस्पतिवार को हुई मूसलाधार बारिश ने चिरनेर वासियों को भयभीत कर दिया। इस बारिश की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। विधायक विवेक पाटिल ने इसके बारे में सदन में औचित्य का मुद्दा उपस्थित कर बाढ़ पीड़ित ग्रामवासियों को मुआवजा देने की मांग की। जैसे ही जुलाई महीने की शुरुआत होती है, नागरिकों के मन में डर पैदा हो जाता है कि कहीं बारिश उनके जीवन को प्रभावित ना कर दे। और आखिर क्यों न हो, क्योंकि 26 जुलाई 2005 की वो यादें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। उस प्रलयंकारी बारिश ने समूचे रायगढ़ में तबाही मचा दी थी और हर तरफ कोहराम मचा दिया था। हालांकि उतनी भयानक स्थिति उसके बाद पिछले 6 सालों में कभी भी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन बृहस्पतिवार को रात 9 बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने पनवेल और उरण की सीमा रेखा पर बसे चिरनेर गांव में हड़कंप मचा दिया। इस जोरदार बारिश के चलते चिरनेर में 1-2 नहीं बल्कि तकरीबन 200 घरों में पानी भर गया और रात के अंधेरे में चिरनेर वासियों को इस बारिश ने भयभीत कर दिया। हालांकि रात का वक्त होने के बावजूद भी लोगों ने धैर्य का परिचय देते हुए स्थिति का डटकर मुकाबला किया और अपने जानमाल की हिफाजत की। इस बाढ़ में गांव वालों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक विवेक पाटिल ने चिरनेर पहुंचकर बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया और जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग, तहसीलदार, कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाकर जांच एवं कार्यवाही के आदेश दिए।
इस दौरान स्थानीय ग्रामवासी संतोष ठाकुर और सुरेश पाटिल ने हमारे संवाददाता को इस बाढ़ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। काल रात्री एक 9 वाजल्यापासून जो पावसाने थैमान घातलं आणि त्या पावसामध्ये जवळजवळ 26 जुलैची आम्हाला आठवण झाली। कारण 26 जुलैनंतर 26 जुलैमध्ये जी पूर परिस्थिती या ठिकाणी चिरनेरमध्ये निर्माण झाली होती, त्याच प्रकारची पूर परिस्थिती काल रात्री निर्माण झाली होती। या चिरनेरमध्ये सुमारे जवळजवळ 200 घरामध्ये पाणी गुडघाभर पाणी शिरलेलं, बऱ्याचशा शेतकऱ्यांचं या ठिकाणी नुकसान झालं आहे। या पावसामुळे बऱ्याच जणांची शेतीचं नुकसान झालं आहे आणि आम्ही त्वरित या ठिकाणी रात्री सर्वे करून प्रत्येकाच्या दारोदार फिरलो, प्रत्येकाच्या घराची पाहणी केली, प्रत्येक घराच्या कुटुंबाला आम्ही आधार दिला, त्यांना व्यवस्थितपणे बाहेर काढले। अशा प्रकारे रात्रीभर आम्ही जवळजवळ जागता पहारा दिला। त्यानंतर सकाळी त्वरित आमदार साहेबांना सदर घटनेची माहिती देऊन सकाळी आत्ता त्वरित आमदार साहेब या ठिकाणी संपूर्ण ताफ्यासाठी इथे हजर झाले आहेत। त्यांच्यासोबत तहसीलदारची माणसंसुद्धा आहेत आणि त्वरित आता साहेबांनी दिलेल्या आदेशानुसार ते आता पंचनामाला सुरुवात करणार आहेत। या ठिकाणी काल झालेल्या पावसानं खऱ्या अर्थानं आम्हाला पुन्हा एकदा मागच्या 26 जुलैची आठवण करून दिली। काल संध्याकाळी 4:30 वाजल्यापासून तो रात्री 11:30 ते 12 पर्यंत जो पाऊस पडला, त्या पावसामुळे चिरनेरमध्ये कधी घुसलं नव्हतं एवढं पाणी काल पूर्ण 7 पाड्यामध्ये गेलं आणि जवळजवळ 200 ते 250च्या आसपास घरं 3 ते 4 फूट पाण्याखाली गेली आणि या घरामध्ये पाणी घुसल्यामुळे चिरनेरच्या रहिवाशांचा फार मोठं नुकसान झालेलं आहे। किमती मौल्यवान वस्तू, अन्नधान्य, कपडे लत्ते वगैरे सर्वांचं फार नुकसान झालेलं आहे। आम्ही तात्काळ या परिस्थितीची जाणीव माननीय आमदार साहेब विवेकानंद पाटील यांना करून दिली। त्याचप्रमाणे तहसील कार्यालय, BDO, पोलीस खाते यांच्याशी संपर्क करून त्यांना सुद्धा त्वरित घटनास्थळी येण्याचं आम्ही आवाहन केलं आणि त्यालाच प्रतिसाद म्हणून आज सकाळी 8 वाजता माननीय आमदार साहेब, सर्व महसूल खात्याचे कर्मचारी, पंचायत समितीचे कर्मचारी, गावातले प्रतिनिधी यांनी संयुक्तरित्या चिरनेर गावाचा पाहणी दौरा केला आणि ज्या लोकांचं या पुरामुळे नुकसान झालेलं आहे त्यांना तात्काळ भरपाई शासनाने द्यावे अशी आमदार साहेबांची आग्रही मागणी आहे। आमची सुद्धा चिरनेर ग्रामस्थांच्या वतीनं, चिरनेर ग्रामपंचायतच्या वतीनं सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना नम्रतेची विनंती आहे की याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा पक्षपात न करता ज्या ज्या लोकांचं या गावामध्ये नुकसान झालेलं आहे त्या नुकसानीची पाहणी करून त्यांना जास्तीत जास्त भरपाई मिलावी अशी आमची शासनाच्याकडे आग्रही मागणी आहे। इस बाढ़ की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। विधायक विवेक पाटिल ने इस बाढ़ के विषय में अधिवेशन के 5वें दिन औचित्य का मुद्दा उपस्थित कर चिरनेर वासियों की व्यथाएं सदन के समक्ष रखी। श्री पाटिल ने सदन में इसके बारे में निवेदन किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बृहस्पतिवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश की वजह से चिरनेर गांव में पानी भर गया था और तकरीबन 200 परिवार बाधित हुए हैं। हालांकि गांव में आए बरसात के पानी का रिसाव होने के लिए जितने बड़े पैमाने पर नालों की जरूरत है उनका पूरी तरह से अभाव है, जिसकी वजह से चिरनेर पर हमेशा बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है। लिहाजा सरकार इस विषय पर गंभीरता से सोचे और पीड़ित परिवारों को शासन स्तर पर तुरंत मुआवजे का ऐलान करे, ऐसी मांग विधायक विवेक पाटिल ने सरकार से की। श्री पाटिल की मांग के बाद विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल ने गंभीरता से सोचते हुए उस पर अमल करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। कुल मिला के बृहस्पतिवार को हुई इस घटना के बाद सरकार का ध्यान केंद्रित कर तत्काल उसे विधानसभा में उपस्थित कर विधायक विवेक पाटिल ने चिरनेर ग्रामवासियों के जख्मों पर मरहम लगाया है। मुंबई विधानमंडल से करनाला टीवी के लिए नीलेश म्हात्रे की रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए करनाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा।
कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याजदर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहाँ तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा. डी मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट. डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गार्मेंट सुद्धा. डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा.
फक्त डीमार्ट मध्ये म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डीमार्ट प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 9E सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ रोडपाली गाव रोड कळंबोली डीमार्ट। आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 9167 30 75 80 म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डीमार्ट। जनहिताचा निर्वाळा दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। वरिष्ठ निरूपणकार महाराष्ट्र भूषण स्वर्गीय नारायण विष्णु धर्माधिकारी के तीसरे पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में गिरौली स्थित जरूरतमंद विद्यार्थियों को गणमान्यों के हाथों यूनिफॉर्म वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति की गट विकास अधिकारी शीतल पुंड को आमंत्रित किया गया था। वरिष्ठ निरूपणकार महाराष्ट्र भूषण स्वर्गीय नारायण विष्णु अर्थात नाना साहब धर्माधिकारी के तीसरे पुण्यस्मरण दिन के उपलक्ष्य में गिरौली स्थित उनके अनुयायी भास्कर हाथमोड़े द्वारा स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित किए गए। इस यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पनवेल पंचायत समिति की गट विकास अधिकारी शीतल पुंड को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर पुलिस पाटिल संगठन के रायगढ़ जिला अध्यक्ष अनंत पाटिल, गिरौली ग्राम तंटामुक्ति समिति के अध्यक्ष विठ्ठल भोमकर, केंद्र प्रमुख श्री वर्तक, कार्यक्रम के आयोजक भास्कर हाथमोड़े, अशोक गायकर, जनार्दन पाटिल, ग्राम पंचायत के उपसरपंच विलास राजुगड़े आदि गणमान्य सहित स्थानीय नागरिक, शिक्षक एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक भास्कर हाथमोड़े ने स्वर्गीय नाना साहब धर्माधिकारी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य को उपस्थितों के सामने रखा। 67 वर्ष सद्गुरू नाना त्यांच्यामुळे सद्गुरू अप्पा साहेब, सद्गुरू दादासाहेब सातत्याने या कारणासाठी तुम्ही समाज प्रबोधन करत असताना त्यांना अनेक अडचणी आल्या, अनेक समस्या आल्या, परंतु निश्चयाचा महामेरू बहुत जणांचे आधारून कुठल्याही संकटाला न घाबरता हा या कारणाचं उदार अखंडपणे देवे ठेवलं आणि म्हणून साठी आज जो समाजाला सुखी दिसतोय की तो नानासाहेबांची कृपा आहे, आप्पासाहेबांची कृपा आहे। कारण आज समाजात नानासाहेबांनी परवाना सुरू केला असताना नानासाहेबांना समाजात विषमता आलेली, व्यसन झालेली, तरुण मंडळी वाईट वाण मार्गाला जाताना दिसली आणि म्हणून त्यांनी आपल्या अमोल पाणीतून श्रीमद दासोर, श्री सद्गुरुचंद्र, श्री मनाश्लोक, श्री दत्तपुरी अशा मौलिक ग्रंथांना आधार घेऊन मौलिक निरूपणाद्वारे सद्गुरू नानासाहेबांनी धर्माला सुरुवात केली। हे जर काम करत असताना समाजातले असली व्यसनता त्यांना दूर करायची होती। तसेच प्रौढ शिक्षण, कारण बराच समाज आदिवासी शैक्षणिक उद्योग होतं आणि तिथे नानासाहेबांनी आपल्या कार्यातून प्रौढ शिक्षण निर्माण केलं। वहीं शीतल पुंड ने अपने बयान में नाना साहब धर्माधिकारी को अभिवादन करते हुए उनके अनुयायियों द्वारा किए जा रहे समाज कार्य की प्रशंसा की। आम्ही समाजाच्या विकासाचंच काम करतो, त्याच्यासाठी आम्हाला पगार दिला जातो। ते काम आम्ही समाजाच्या भौतिक विकासाबरोबरच मुलांना घडवून शैक्षणिक माध्यमातून त्यांचा बौद्धिक विकास करण्याचं काम आमच्याकडे शासनानं दिलेलं आहे आणि उलट वेळ वर्ग आहे, म्हणजे त्याच्यासाठी आम्ही पगार देतो। माझे शिक्षक जरी शिकवत असतील तरी ते चांगल्या पद्धतीने शिकवत असले तरी त्यांना त्यांच्यासाठी पगार दिला जातो। परंतु ही जी काय धर्माधिकारी साहेबांनी जी काय तुमच्यामध्ये एक चांगली सवय तुम्हाला लावून दिलेली आहे, समाजाचा विकास, बौद्धिक विकास घडवण्यासाठी त्यांनी जे काही निरूपण तुमच्यासाठी ते करतात, त्या निरूपणाच्या बाबतीत आता बऱ्याच लोकांनी सांगितलं, म्हणजे तुमच्याच तोंडून मी ते ऐकलं, कारण मी स्वतः काही निरूपण कधी ऐकलेलं नाही आहे। परंतु तुम्ही जे काही भरभरून बोलतात त्याच्यावरून असं लक्षात येतं की एक समाज घडवण्यासाठी जी काही बौद्धिक कुवत लागते ती बौद्धिक कुवत निर्माण करण्याचं काम या महाराष्ट्र भूषण आपण ज्यांना दिलेलं आहे, त्यावर समाज सुधारक म्हणून आपण यांना पाहिजे तर किंवा संत म्हणून त्यांनी ते केलेलं आहे। आणि असंच या सद्गुरुवंतांनी ही जी काही समाजाचे बौद्धिक विकास करण्याचं जे काही काम आहे, व्यसनमुक्तीचं
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गणमान्यों के हाथों विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरित किए गए। प्रकृति की खूबसूरती निहारने और उसका आनंद उठाने पहुंचे दो युवक काल के गाल में समा गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो आइए जानते हैं यह दर्दनाक हादसा कहाँ हुआ। एक नजर खबर पर। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने पहुंचे दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा नवी मुंबई स्थित खारघर में हुआ है। खारघर में पांडवकड़ा वाटरफॉल है, जो बारिश के मौसम में अपने शबाब पर होता है। पहाड़ों से गिरते हुए पानी के झरने की छटा इतनी लुभावनी होती है कि जिसके आकर्षण में लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। वैसे पांडवकड़ा अब तक कई जिंदगियों को निगल चुका है, लेकिन फिर भी पांडवकड़ा के आकर्षण में लोग बाग खींचे चले आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती इतनी लुभावनी है कि देखकर यूँ लगता है मानो हम कश्मीर की वादियों में आ गए हो, और इसी खूबसूरती का लुत्फ उठाने के चक्कर में लोग अपनी जानें गंवा बैठते हैं। पहाड़ों से गिरने वाले झरनों में युवक युवतियां भीगने के इरादे से उतर जाते हैं, मगर उन्हें यह पता नहीं होता कि नीचे पानी कितना गहरा है, कहां-कहां बड़े पत्थर हैं। जब वो पानी में छलांग लगाते हैं तो पत्थर से सर टकराने की वजह से दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। मुंबई के खार और कुलाबा के दो युवक शुक्रवार को इसी झरने में डूब गए थे, जिनके शवों को ढूंढने की कोशिश में कलम्बोली दमकल विभाग के कर्मचारी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। हालांकि दमकल कर्मचारी यहाँ के नदी नालों में भी शवों को तलाश रहे हैं, यह सोचकर कि हो सकता है कि अत्यधिक पानी गिरने से उनके शव बह गए हो। इस मामले पर हमारे संवाददाता ने पुलिस अधिकारी से बात की और जाननी चाहिए उनकी प्रतिक्रिया। पानी का बहाव इतना बढ़ गया था और बारिश ज़्यादा थी, और इसकी वजह से ये यहाँ से ये पानी के बहाव में बह गया, ऐसा मुझे लगता है। सर कहाँ तक की उम्मीद है उसकी, सब कहाँ तक जा सकते, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये खाड़ी को, ये नदी खाड़ी को लगी है। अच्छा, अगर खाड़ी तक अगर समझो कहीं अटक गए हैं तो वही देखना है, वही शोधकारी चालू है और वही ढूंढ रहे हैं। सर एक बात जानना चाहेंगे, कोई प्रत्यक्षदर्शी था जिसने देखा था कि दो बच्चे वाकई डूबे हैं, या ये मात्र अफवाह है, कोरी कल्पना है, क्या है ये? नहीं, ये अफवाह नहीं है। जो आई विटनेस है, जिन्होंने ये बताया है, उनके स्टेटमेंट जो रिलेटिव भी साथ में है, और उनके स्टेटमेंट भी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कल 4 बजे से हम पुलिस की टीम, साथ में फायर ब्रिगेड की टीम, इन्होंने पूरा एरिया छान मारा है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। लेकिन अभी भी शोध कार्य चालू है। जानना चाहेंगे लापता युवक कहाँ के और क्या नाम है उनका? बिल्कुल, एक है संजय बागवे करके, वो है अपने खार का, और यहाँ कॉलेज में पढ़ता है। और दूसरा AC पाटिल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का सुशील कुमार करके एक लड़का है, वो कुलाबा में रहता है। उनके माता पिता को भी हमने इन्फॉर्म किया है, और वो लोग भी आए हैं। हमारी 2-4 टीमें यहाँ ढूंढ रही है। कड़ी मशक्कत के बावजूद भी लापता युवकों के शव ढूंढने में दमकल कर्मचारी असफल रहे, मगर हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि पांडवकड़ा हो या कोई अन्य पिकनिक स्पॉट, अपना तथा अपने परिजनों का विशेष ध्यान रखें, ताकि आप पर पछताने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे पीछे का जो आप दृश्य देख रहे हैं, जिसकी सुंदरता देखकर काफी लोग यहाँ पर आकर्षित होते हैं और लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन कल से 2 युवक यहाँ पर आए थे पिकनिक मनाने के लिए, जो अब तक लापता है। पुलिस लाख प्रयत्न कर चुकी है, दमकल विभाग काफी कोशिश कर चुकी है, लेकिन उनका अब तक सब प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस की ये कोशिश है उन दोनों शवों को निकालने की। पुलिस का कहना यह है कि हो सकता है उनका शव यहाँ से बहकर कहीं और चला गया हो। पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है और कोशिश उनकी यह है कि किसी तरह से दोनों शव को निकाल दिया जाए। मैं गोपाल शाह, कर्नाटक टीवी न्यूज के लिए। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका पुत्र विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करे, पर कैसे और कहां जाए, यह एक अहम सवाल है उनके सामने। तो आइए नजर डालते हैं शिक्षा के द्वार कहां खुले हैं विदेश जाने के लिए। डीवाई पाटिल विद्यालय में उच्च शिक्षा तथा खेल की शिक्षाएं तो इससे पहले भी दी जा रही थी, लेकिन अब विदेश जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने की योजना के द्वार डीवाई पाटिल विद्यालय में खुल गए हैं। बहुतों का सपना होता है कि विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करे और ऊंचे ओहदे पर काम करे। हम आपको बता दें कि डीवाई पाटिल ने ऑस्ट्रेलिया स्थित ग्रिफ्ट यूनिवर्सिटी के साथ समझौता कर लिया है, जिसमें डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के बच्चे ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ग्रिफ्ट यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा, डिग्री तथा PhD आदि पाठ्यक्रमों का समावेश है।
यह अलग बात है कि विदेश में पढ़ाई करने के लिए उन्हें लाखों रुपए खर्च करने होंगे, यानी इन 3 पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए खर्चा होगा लगभग 17 लाख रुपए। वहीं मेरिट में आए बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने का भी प्रावधान किया गया है, यानी उनके लिए भी अवसर होगा जिसमें वाकई योग्यता और काबिलियत होगी। हमारे प्रतिनिधि ने डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष अजिंक्य पाटिल से बात की और जाननी चाहिए उनकी प्रतिक्रिया। एक तो ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत काफ़ी प्रगति कर रहा है। हमारे कई व्यापार बिजनेसेस इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी के द्वारा हम इनको एक इंटरनेशनल माध्यम का शिक्षण देना चाहते हैं। गरीब लोगों के लिए तो हमारी स्कॉलरशिप स्कीम्स है, जो है 10% स्कॉलरशिप स्कीम्स हम देते हैं। जो लोग इकोनॉमिकली डिप्राइव बैकग्राउंड से आते हैं, जो तालुका लेवल से है, म्यूनसिपल स्कूल से है, उनके लिए हम 10% स्कॉलरशिप स्कीम्स। इंटरनेशनल एजुकेशन की काफ़ी आवश्यकता है, तो ये एक एमलगेशन है भारतीय एजुकेशन सिस्टम का और इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम का, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और अगर ये शिक्षा अगर कोई स्टूडेंट्स प्राप्त कर पाए तो मैं समझता हूँ कि उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा है। इसी विषय पर कोर्स कोऑर्डिनेटर दत्ता पटेल ने हमारे प्रतिनिधि को विस्तार से जानकारी दी कि यह कोर्स कितने महीनों का है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। हमारी यूनिवर्सिटी पद्मश्री डॉक्टर डीवाई पटेल यूनिवर्सिटी ने नया प्रोग्राम चालू किया है। ये प्रोग्राम 3.5 साल का है और ये डिग्री कोर्स है जिसका नाम है बैचलर ऑफ एक्सरसाइज साइंस, और ये कंप्लीट करने के बाद उनको डिग्री मिलेगी एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट की। और ये ट्रांसफर प्रोग्राम है जिसमें 1.5 साल बच्चे डीवाई पटेल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में करेंगे और उसके बाद उनको ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर किया जाएगा। वीजा प्रोसेसिंग वगैरह सब ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी टेक केयर करेंगे। डीवाई पाटिल महाविद्यालय में इन्हीं बातों की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां महाविद्यालय के शिक्षक तथा विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सीबीडी पुलिस थाने में एक चेन स्नेचर को हिरासत में रखा गया है। तो आइए जानते हैं चेन स्नेचर से पुलिस ने कितने रुपयों की संपत्ति बरामद की है। सीबीडी पुलिस ने मोहम्मद मुंशिर शेख को हिरासत में लिया है, जो चेन स्नेचर द्वारा झपटे लूट के माल को बेचने का गोरखधंधा किया करता था। मोहम्मद के पास से पुलिस ने अब तक 3.5 तोला सोना बरामद किया है। और तो और इस मामले में कुछ और आरोपी भी पुलिस की हिरासत में आने की संभावना है। पकड़े गए आरोपी मोहम्मद मुंशिर के विषय में सीबीडी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक नितिन पाटिल ने हमारे प्रतिनिधि को जानकारी दी। सीबीडी नवी मुंबई इलाके में जो जिनकी चोरी हुई थी, उस सिलसिले में हमने मोहम्मद गुड्डू शेख को अरेस्ट किया है। उसने जिसके सहारे माल बेचा था, जिसकी सहायता लेके माल बेचा था, मोहम्मद मुंशिर करके, उसको हमने गोवंडी से अरेस्ट किया है। और उसके पोजीशन से हमने 10 तोला सोना रिकवर किया है। और सीबीडी में जो और वाक़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा माल रिकवर करने के। पकड़ा गया आरोपी गोवंडी का रहने वाला है। गौरतलब है कि नवी मुंबई में चेन स्नैचिंग की कारगुजारियों को अंजाम देने वाले आरोपियों का ठिकाना गोवंडी और मुंब्रा ही होता है। ऐसे सैकड़ों आरोपियों की कुंडली नवी मुंबई पुलिस के पास मौजूद है। फिलहाल देखना यह होगा कि पुलिस की जांच के बाद और कितने मामलों से पर्दा उठता है। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पनवेल के पुलिस कर्मियों के घरों के पुनर्निर्माण का मुद्दा विधायक विवेक पाटिल ने कपास सूचना द्वारा सदन में किया उपस्थित। शिरवली एवं नेरी ग्राम पंचायत पर शेखा पक्ष का दबदबा। शिरवली ग्राम पंचायत की सरपंच बनी महादीबाई वरा, तो नेरी ग्राम पंचायत के सरपंच बने दशरथ बामुगड़े। प्राकृतिक छठी के आकर्षण में 2 युवक की हुई मौत, शव की तलाश जारी। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।